डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने मॉडल पेपर को पूरा समझना चाहते हैं 2021-22 का जो बोर्ड ने जारी किया है, बोर्ड की वेबसाइट पे ये मॉडल पेपर अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन करा चुका हूँ। काफ़ी कमेंट आया था कि सर इंग्लिश में भी सॉल्व कराइए, तो आपके सामने अब ये पूरा का पूरा इंग्लिश वर्जन जारी है और पूरे के पूरे आंसर्स हम इसमें बढ़िया तरीके से समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो ये क्वेश्चंस आपसे छूटने वाले नहीं हैं। अगर आप इन सभी पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देते हैं, तो आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ रहेगी वो जारी रहेगी और अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, हर चीज़ को बारीकी से समझाया जाएगा, ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो सफल हो पाए, अच्छा स्कोर कर पाएँ। अच्छा स्कोर मतलब 90 प्लस 80 प्लस के आसपास जा पाए। उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वीडियो को बहुत ध्यान से सावधानी से देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के पास में ये वीडियो होना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वर्चुअल, वर्चुअल मतलब होता है आभासी। एंड एनलार्ज इमेज, एनलार्ज मतलब होता है आपका बड़ा इमेज। वर्चुअल मतलब होता है आभासी, आभासी को मतलब होता है नॉट रियल। नॉट रियल मतलब रियल इमेज नहीं बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, वो कौन से बनेगा, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यानी कि आपसे किसी वस्तु का अगर हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो रियल ना हो और बड़ा बने, वो कौन से दर्पण से बनेगा ये आपको बताना है, कौन से मिरर से बनेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बाई कॉनकेव मिरर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाई कॉनकेव मिरर। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ध्यान रखना, मैं वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, केवल क्वेश्चन के अलावा बहुत कुछ बताऊंगा मैं। तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को बड़े सावधानी से और ध्यान से देखते हो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पूछा गया एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है, ध्यान रखना रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ओम। ठीक है, क्या होता है, ओम। ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है, एस आई मात्रक बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओम। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह रजिस्टिविटी लिखा होता, रजिस्टिविटी, क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुनो। अगर रजिस्टिविटी बोला होता, रजिस्टिव मतलब होता है प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, स्क्वायर ये गलत है, इसमें क्वेश्चन में स्क्वायर गलत है, इसको स्क्वायर को मिटा रहा हूँ मैं आपके सामने, ये क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक है। अगर एस आई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी पूछेगा, पूछ सकता है, ध्यान रखना, आपको जो जो चीज़ें पूछ सकते हैं वो भी बता रहा हूँ मैं। तो रजिस्टिविटी का जो, अगर यहाँ रेजिस्टेंस का पूछा है तो इसका आंसर, जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर तो चौथा है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में रजिस्टिविटी, रजिस्टेंस की जगह क्या लिख दे, रजिस्टिविटी लिख दे, तो यहाँ पे ओम मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, आप क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। एग्जामिनर समझता है आपको लुल, और आपको समझना है एग्जामिनर को लुल। और लुल मतलब आप समझते हो ना बेवकूफ़, तो आपको भी वो एग्जामिनर क्या समझता है, बेवकूफ़, और आपको भी समझना है एग्जामिनर को बेवकूफ़। और आप एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाते हो, आप जानते ही हो किसी को बेवकूफ़ बनाने पे आपका फ़ायदा होता है, तो एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाना है। तो ध्यान रखना है आपको कि एग्जामिनर की बातों में नहीं आना है, एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाना है। ध्यान रखना, आप हर चीज़ बताऊंगा ताकि आप बेवकूफ़ बना सकें। सी पार्ट की बात करते हैं, स पार्ट की बात करते हैं। इसमें डिवाइस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं। तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, सभी को पता है, उसको हम जनरेटर कहते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनरेटर को हिंदी में बोलते हैं जनित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। यहाँ पूछा गया है जो चेंज इन फोकल लेंथ, चेंज इन फोकल लेंथ को बोलते हैं हम अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन को किया जाता है। यानी कि अभिनेत्र दूरी में जो परिवर्तन है वो किसके द्वारा किया जाता है, कॉज्ड बाय, किसके द्वारा ये एक्शन किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा सिलेरी मसल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सिलेरी मसल। इसको हिंदी में बोलते हैं पक्षमाभी द्वारा। ठीक है, पक्षमाभी मसल। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच टाइप ऑफ मिरर इज प्रीफर्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल एंड वाई। तो ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को, और हिंदी में भी समझ लेना चाहिए ताकि आपका, देखो आप जन्मजात तो हिंदी ही बोलते हो, अगर आप अपने आप को इंग्लिश वर्जन समझते हो तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आप इतने इंग्लिश में स्ट्रांग नहीं हो। तो हर चीज़ को हिंदी में समझना ज़रूरी है
भले ही आपको थोड़ा बहुत उसमें समझ में आता है, लेकिन इंग्लिश तो अगर मैं इंग्लिश में रीड करने लग जाऊँ तो मैं फटाफट खत्म कर दूंगा इस क्वेश्चन को, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, फटाफट पढ़ता जाऊंगा, खत्म कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे आपको। लेकिन अगर मैं समझा रहा हूँ तो आप समझिए। विच टाइप ऑफ मिरर इज प्रिफर्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स एंड वाई। यहाँ पे सीधा सीधा पूछा है, वाहनों में किस दर्पण का प्रयोग जो है पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है और क्यों। तो यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट एंड स्मॉल इमेजेस। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा हम बता सकते हैं कि कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण जो है हमेशा सीधा और छोटा इमेज बनाते हैं। अब मैं हर चीज़ को हिंदी में बताऊंगा तो आप कंफ्यूज होगा, इसीलिए मैं आपका इंग्लिश वर्ड भी यूज़ कर रहा हूँ। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, इमेज मतलब आपको पता ही है प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण जो है ऑलवेज हमेशा जो है इरेक्ट यानी कि सीधा और स्मॉल इमेज बनाते हैं। स्मॉल इमेज यानी कि बहुत बड़े एरिया को आप छोटे एरिया में देख सकते हो। द फील्ड ऑफ विजन ऑफ दिस मिरर इज़ वेरी लार्ज। यानी कि इस दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र बोल सकते हैं, विजन मतलब दृष्टि होता है, तो मिरर का जो है यहाँ पर फील्ड जो है आपका क्षेत्र होता है, तो इस मिरर का जो दृष्टि क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा होता है। बिकॉज देयर कर्व्ड सरफेस इज आउटवर्ड्स। इनका कर्व्ड सरफेस क्या होता है, आउटवर्ड्स होता है। आउटवर्ड्स मतलब होता है बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर निकला होता है। आपने देखा होगा कॉन्वेक्स मिरर, आप चाहें तो कभी भी किसी गाड़ी का या व्हीकल का या मोटरसाइकिल का मिरर देखना, वो बाहर की तरफ उभार वाला कर्व थोड़ा सा लगा होगा, दिखाई देगा आपको कर्व, ठीक है। वो आप महसूस हो जाएगा हाथ लगाने से भी कि वो थोड़ा सा टेपर है, ऊपर नीचे से और बीच में उठा हुआ और साइडों से टेपर। तो ये हमारा जो इस तरह से जो है आपका क्या होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो ये क्या होता है, ये उठा हुआ होता है। ए कॉन्वेक्स मिरर इनेबल्स द ड्राइवर टू सी मच लार्जर एरिया बिहाइंड हिम। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, एक ड्राइवर को उसके सक्षम बनाता है कि वो लार्ज एरिया देख सके, अपने पीछे के बहुत बड़े लार्ज एरिया को देख सके। इसीलिए जो है कॉन्वेक्स मिरर को हम जो है प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है प्रिफर्ड क्यों करते हैं, तो इसीलिए हम प्रेफरेंस देते हैं, या इसीलिए जो है हम जो है वरीयता देते हैं। हिंदी में मतलब होता है वरीयता, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपका बी सेक्शन, इसमें पूछा गया है, ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मतलब अवतल, ठीक है, अवतल लेंस, मिरर नहीं है लेंस है, हैज़ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट द इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि एक कॉन्केव लेंस जो होता है यह हमेशा जो है एक इमेज को वर्चुअल यानी आभासी, रियल नहीं होता है। और रियल नहीं, जो जो इमेज वर्चुअल होगा यानी कि आभासी होगा यानी कि रियल नहीं होगा, वो हमेशा इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब सीधा होगा। ध्यान रखिए, दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी इमेज हो, कोई भी मिरर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने इस चीज़ के लिए स्पेशल वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो देखिए, वर्चुअल जो भी इमेज होते हैं, वर्चुअल मतलब आभासी यानी कि नॉट रियल, मतलब रियल नहीं है, काल्पनिक बोल सकते हैं। हिंदी में अगर बोलूँ तो वर्चुअल मतलब काल्पनिक। जो भी इमेज काल्पनिक बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। और वो हमेशा जो कॉनकेव मिरर होगा उसके सेम साइड में बनेगा जिधर वो ऑब्जेक्ट रखा है जिसका आप इमेज बना रहे हैं। ध्यान रखना, ये चीज़ मैंने इसलिए लिखी है कि आपको समझ में आ पाए कि हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे गिवन क्या है ये देखिए, इमेज का डिस्टेंस गिवन है। इमेज का डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ 10 सेंटीमीटर गिवन है और फोकल लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो दोनों ही जब कॉनकेव लेंस होते हैं तो ये नेगेटिव होते हैं, तो दोनों को नेगेटिव लिखना होगा। ध्यान रखना कि कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस लेंगे तो दोनों ही नेगेटिव होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है एफ इज़ नेगेटिव फॉर ए कॉनकेव लेंस, यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है। और देखो यहाँ पे जो इमेज है ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर इमेज जो फॉर्म है वो आपका सेम साइड में है, तो इसलिए नेगेटिव लेंगे। उसके बाद में हमको निकालना क्या है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। देखो हमको v दे रखा है, f दे रखा है, u तो दिया नहीं है तो u निकालना है। तो u के निकालने के लिए हम लेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। लेंस फॉर्मूला ये होता है, हमेशा याद रखना, ये लेंस फॉर्मूला होता है 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब हमारे को क्या निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। बाकी ये वैल्यू दे रखी है यानी कि v दे रखा है और f दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 1/v को एक साइड में ले लेंगे और बाकी इस समीकरण को एक साइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है सभी की वैल्यू, v की वैल्यू -10 है और f की वैल्यू -15 है। दोनों को रखा, एलसीएम लिया, कैलकुलेशन आपको आती है, मैथमेटिक्स मैंने सिखाया है, उसका भी वीडियो मॉडल पेपर का मैथमेटिक्स का मैंने डाला हुआ है। अगर आपने उनको भी देखा तो आप तो नैया पार करा लोगे अपनी।
तो u इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर, माइनस में आ चुका है। तो माइनस में आने का मतलब है कि दस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब इस साइड में, ठीक है। लेंस जो यहाँ रखा है सपोज करो, तो लेंस के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड आपका, अभी आप वीडियो देख रहे हो, आपका लेफ्ट साइड कौन सा है, तो आप समझ सकते हो कि लेफ्ट साइड आपका क्या है। तो अगर मैं हिंदी में बात करूं, इस वर्ड को हिंदी में समझाऊं, तो वस्तु का जो लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर पर दो जो प्रतिबिंब बनेगा, वो आपका आपके लेफ्ट हैंड में बनेगा, ठीक है। अगला जो सी सेक्शन है, व्हाट इज प्रेस बायोपिया, हाउ इट इज कन्वर्ट प्रिवेंटेड। तो देखिए प्रेस बायोपिया क्या होता है, इसको बोलते हैं हम हिंदी में जरा दृष्टि दोष। जरा बोलने में तो अच्छा लगता है, जरा सा है यार, जरा है, जरा में सब कुछ है। एक्चुअली इसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस भी यूज होने वाला है और कॉनकेव लेंस भी होने वाला है, क्योंकि इसमें दोनों तरह की दृष्टि दोष होती है। और ये जो प्रेस बायोपिया होती है, ये किसी भी जवान आदमी को नहीं होती है, न आपको और मेरे को या किसी को भी। आपके फैमिली में जो जवान हैं, यानी कि जिसकी उम्र 40-45 साल है, उसको किसी को नहीं होती है। ये होती है बुजुर्ग आदमियों को, जो 60 साल, 65 साल, 55 साल की उम्र है उनको। और उनको क्या होती है तकलीफ, कि ये जो प्रेस बायोपिया होती है, इसमें वो तो दूर की वस्तु भी देखने में उनको तकलीफ होती है और पास की वस्तु भी देखने में तकलीफ होती है। तो बस इसी चीज़ को हमें समझाना है, समझ में आ गया। तो इन दिस विजन और डिफेक्ट, इस विजन डिफेक्ट में क्या होता है, देयर इज बोथ नियर विजन डिफेक्ट एंड फॉर विजन डिफेक्ट। यानी कि इसमें नियर विजन डिफेक्ट भी होता है और फॉर विजन डिफेक्ट भी होता है, इन विच द पर्सन इज अनेबल टू सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि दूर की वस्तुओं को भी देखने में असक्षम होता है, एंड द नियर बाई ऑब्जेक्ट, और जो है पास की वस्तुओं को भी साफ देखने में असक्षम होता है। दिस विजन डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। इसी विजन डिफेक्ट को जो हम प्रेस बायोपिया कहते हैं, यानी कि हम बोलते हैं इसको जरा दृष्टि दोष। जरा का नाम है लेकिन बहुत खतरनाक है ना। और इसमें पूछा है हाउ इट इज प्रिवेंटेड। तो टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट वी हैव टू यूज बाई फोकल लेंस। बाई फोकल मतलब है दो, बाई मतलब दो होता है, यानी कि कॉन्वेक्स प्लस कॉनकेव लेंस। अगर उसको आप देखोगे किसी का चश्मा, अगर आपने बुजुर्ग इंसान का जो चश्मा यूज़ करता है, तो उसमें देखोगे उस चश्मा तो पूरा दिखाई देगा, उसमें कटा हुआ एक हिस्सा दिखाई देगा, जैसे अलग से कोई शीशा लगा रखा है। तो ये शीशे दो तरह के होते हैं, एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉनकेव होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास में प्रेस बायोपिया का केस है, तो ये दोनों ही लेंस लगे होंगे, यानी कि उस आईने में, यानी कि उस ग्लास में या उस चश्मे में दोनों लेंस का प्रयोग किया जाएगा। जब उसको पास की या दूर की देखने की चीज़ें, मतलब उसको महसूस होगी कि कौन सी चीज़ देखनी है, तो उसके हिसाब से वो ऊपर वाले लेंस को देखेगा, जो कि कॉन्वेक्स लगाया होगा या कॉनकेव लगाया होगा नीचे वाली चीज़ को, यानी कि लेंस में ऊपर अपनी आंखों को ऊपर या नीचे एडजस्ट करेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि एग्जामिनर कुछ भी दे आप कर पाओ। तो राइट करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आधा पढ़ रहा हूँ, आधा ही आंसर बता रहा हूँ, फिर आधा पढ़ेंगे, आधा आंसर समझेंगे। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे, यानी कि तीनों रेस, इंसिडेंट जो आ रही है रे, जो रिफ्लेक्ट हो रही है, आने के बाद में जो रिफ्लेक्ट हो रही है, और जो नॉर्मल रे होती है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में, यानी कि एक ही अक्ष में लाई करते हैं। और दूसरा जो है, दो ही लॉ होते हैं, एक लॉ और दूसरा लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। हमेशा जो आने वाली किरण है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होती हैं, यानी कि जो आएगी वो वैसे ही एंगल से जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होते हैं, समझ में आ गया। तो इस चीज़ को समझ लेना। इसके बाद में यहाँ पर क्या पूछा गया है, डिटरमाइन वेयर एंड हाउ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट, 5 सेंटीमीटर पे प्लेस किया जाए और 15 सेंटीमीटर पर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण पे, हैविंग 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए गिवन दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर से डिनोट करते हैं। कॉनकेव मिरर है, अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया था कि माइनस में लिया जाता है, तो -20 सेंटीमीटर आर हो गया, समझ में आ गया। और अगर आर दिया है, तो फोकल लेंथ हमेशा जो होती है, फोकल एफ जिसको हम बोलते हैं, वो हमेशा आर का आधा होता है। तो आर जितना दिया है, इसका आधा जो हो जाएगा वो फोकल लेंथ हो जाएगी। तो हमें फॉर्मूले में एफ भी चाहिए, अगर आर दिया है तो एफ भी निकालना होगा। तो एफ निकाल लेंगे, -20/2 है ना, आर का आधा होता है 1/2, तो यानी कि -10 सेंटीमीटर। अब दो चीज़ें हैं, आर भी है मुझे पास, एफ भी है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है, क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर
क्या है, इमेज प्ले द ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट मतलब यू प्लेस, तो यू कितना दे रखा है -5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना यहाँ पे डायग्राम मैंने बता रखा है कि यहाँ पर जो है आपका इमेज जो है फोकस, ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस है इसके बीच में प्लेस किया गया है, जो यू दूरी पे है। यू मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी जो है मिरर से 5 सेंटीमीटर है, जो कि माइनस में होता है क्योंकि आपका लेफ्ट साइड में बनता है कॉनकेव मिरर में। तो यहाँ पर जो है ये आपका कितना है -5। और इसके बाद में जो आर आपको दे रखा है, तो आर इस वक्रता की त्रिज्या की रेडियस होती है। रेडियस कैसे होता है, मैंने इसके लिए वीडियो बनाया था, लेकिन आप लोग तो देखते नहीं हो, आप लोगों को तो मतलब भी नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जाम आता है तो बस आप लोग एक सक्रिय हो जाते हो, एक्टिव हो जाते हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आप अगर लेट पढ़ते हो तो। देखो ये है आपका यहाँ पे मैंने सर्किल जो बनाया ना, अब देखो समझो कि ये जो पूरा सर्किल है ना, इसका आधा पोर्शन जो है ये मिरर है। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये बोल रहा है कि आर जो है ये -सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस जो है इस सेंटर सी माना है। तो इसका रेडियस जो है इस तरह से, अभी मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, एक्चुअल में ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा तो आपकी जो त्रिज्या है वो आपको दिखाई देगी कि हाँ भैया ये पूरा का पूरा इस तरह से। तो यहाँ पर जो ये सी है ना, ये सेंटर है, सेंटर को हम बोलते हैं आर। आपने मैथमेटिक्स में इस चीज़ को पढ़ा हुआ है। तो आर कितना दे रखा है -20। इस चीज़ को, डायग्राम को आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना समझ लो कि क्या चीज़ बताई जा रही है। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। अब ये डायग्राम तो चलो बन गया, कोई बात नहीं, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके इस तरफ में लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव पोर्शन होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव पोर्शन होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये अवतल दर्पण है, यानी कि कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। अब ध्यान रखना कि आर हमें पता है, एफ हमने निकाल लिया, और यू हमें गिवन है पहले केस के लिए -5 सेंटीमीटर। यूज़ कर लेंगे हम फॉर्मूला ऑफ मिरर, जो कि होता है 1 अपॉन में यू प्लस में 1 अपॉन में वी इक्वल्स टू 1 अपॉन में एफ। यू की वैल्यू मुझे दी गई है, यहाँ पे देखो ध्यान से ऊपर क्या क्या दी गई है। इसमें से यू की वैल्यू दी गई है, एफ की वैल्यू दी गई है, वी निकालना है तो वी मैं निकाल लूँगा, फॉर्मूले को इस तरह से लिख दूंगा और इसमें सभी की वैल्यू पुट करूँगा। वी की वैल्यू आ जाएगी +10। प्लस का जब 10 आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना आपके, अगर आप कोई भी क्वेश्चन के उत्तर चाहना चाहते हैं जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसको हमारे व्हाट्सएप पर बिल्कुल साफ साफ फोटो या पीडीएफ, सबसे बड़े बेस्ट होगा पीडीएफ बना के भेजें। और पेपर आपका सीधा होना चाहिए, एक एक पेज साफ होना चाहिए। अगर होगा तो बना देंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इतना फास्ट मेरे को काम करने की आदत नहीं है जितना फास्ट आप चाहते हैं, क्योंकि मैं उसी स्टूडेंट के लिए काम करता हूँ, उसी बोर्ड के लिए काम हम बनाते हैं जो स्टूडेंट्स हमें महत्व देते हैं। महत्व देना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हम महत्व देते हैं तो आपका भी जिम्मेवारी है कि आप भी महत्व दें। तो यहाँ पर जो वी की वैल्यू आ गई वो आ गई +10। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, माइनस मत समझना, यहाँ पे ये लाइन के ऊपर माइनस इक्वल्स टू साइन बना हुआ है, ठीक है ना। तो बी इक्वल्स टू +10 आया, हैंस द इमेज विल बी 10 सेंटीमीटर अवे बिहाइंड। देखो प्लस आया है तो इसका मतलब क्या है, मिरर के पीछे बनेगा, इस साइड। प्लस कहाँ पे, प्लस इस साइड में, तो राइट साइड में बनेगा। तो यहाँ पर जो है इमेज विल बी 10 सेंटीमीटर अवे बिहाइंड द मिरर, द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। अगर मिरर के पीछे जो इमेज बनेगी वो हमेशा क्या होगी, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब नॉट रियल, आभासी। और आभासी होगी तो इरेक्ट होगी, मैंने आपको बताया था। वर्चुअल होगी तो हमेशा इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी तो हमेशा इरेक्ट होगी, चाहे कोई भी मिरर हो। ध्यान रखना, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, ये लेसन याद रखना, ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, तो सेकंड इसमें पार्ट में बोला है कि अगर 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर हैविंग 20 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो मुझे पता ही है, स्टार्टिंग में बताया जाए -20 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेकिन ये 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर है। यहाँ पर जो है 15 सेंटीमीटर यू की वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए यू कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आर हमें दे ही रखा है, एफ हमें पता है कि इसका आधा होता है, तो इसका आधा कर दिया। अब हमारे को फिर से मिरर का फॉर्मूला यूज़ करना है, सभी की वैल्यू डालनी है। आपके आपको बस समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ध्यान से सुनते हो तो ठीक है, नहीं सुनते हो तो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर जो है केवल हमें जो जो वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में डाल सकते हैं वो डाल देंगे। एफ हमारे को पता है, यू हमारे को पता है, एफ और यू दोनों को इस वैल्यू में डालेंगे, वी की वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी। वी निकलते ही -10 आया, -10 का मतलब है हमारी इमेज जो है इस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी, इसका मतलब है सेम साइड ऑफ मिरर बन रही है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो है -10 आया, सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि मिरर के सामने बन रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि सामने बन रही है, तो वो मिरर कैसी, इमेज कैसी है, रियल। अगर रियल है तो ध्यान रखना, रियल है तो वो इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनेगी।
समझ में आया? रियल है यानी वास्तविक इमेज है तो वो हमेशा उल्टा बनेगी, अगर इमेज जो है वर्चुअल है तो हमेशा सीधा बनेगी। यही चीज़ मैंने ऊपर बताया, अगर इमेज जो है आपका वर्चुअल है तो हमेशा सीधा बनेगी। यही चीज़ मैंने आपको बताया। इसके लिए मैंने तो स्पेशल वीडियो बनाया है कि कौन सा किरण आरेख आपको खींचने के लिए बोल दे, सब कुछ आप आसानी से खींच सकते हो अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा है तो फ़र्क नहीं पड़ता। और ऑप्शन में आ रहा है व्हाट इज लेंस, लेंस क्या होता है, और राइट द टाइप ऑफ लेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट के बेसिस पे जो है लेंस को बताना है कि कितने टाइप्स के होते हैं। ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन formed if the object is placed between the focus and the optical center, एफ और जो आपका मिरर का ऑप्टिकल सेंटर ओ होता है उसके बीच में जब इमेज फॉर्म होता है। सबसे पहले तो हम लेंस को समझते हैं। लेंस, लेंस इन ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में आपका लेंस क्या होता है, पीस ऑफ ग्लास होता है या पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस या मटेरियल होता है, यूज टू फॉर्म एन इमेज, एक इमेज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का, फोकसिंग रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट से जो है फोकस की लाइटें डालने पर। यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। अब यहाँ पे पूछा है कि कितने टाइप्स के इमेज होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है, जिसको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इमेजेस लेंसेस बोलते हैं। और जो है इस तरह का डायग्राम बनाना था। इसमें कौन सा पूछा है, देखिए ओ और एफ के बीच में कोई वस्तु रखी है, ये वस्तु जो है ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनाना है। तो इसका इमेज जो है अगर ओ से पास होता है तो वो सीधा निकल जाएगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये सीधा यहाँ पे इस जगह से अगर ओ से पास होता है तो ये सीधा निकल जाएगा इसी तरह से। लेकिन अगर इमेज आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है आपकी ये वाली, जिसको बोलते हैं हिंदी में मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर आपके पैरेलल जो है इसकी रे जाती है, ये पैरेलल है, देखो आप ध्यान से, इस पैरेलल में आपको दिखाई दे रही होगी पैरेलल, पैरेलल मतलब समानांतर, इस एक्सिस के ये एक्सिस बिल्कुल बराबर दूरी पे, यहाँ पर भी बराबर दूरी है, यहाँ पे भी बराबर दूरी है, तो ये जाके मिरर पे टकराने के बाद में हमेशा F2 से पास होती है। तो यहाँ पे F2 से पास होगी, यहाँ पे F2 आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका इमेज जो है नहीं बनेगा, क्योंकि इसको आगे आप बढ़ाओगे, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये बहुत दूर अपने आप में दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा, इस तरह से बहुत दूर होता जाएगा, लेकिन कभी मिलेगा नहीं। लेकिन इमेज बनाने के लिए हमेशा इसको मिलाना पड़ेगा। तो इधर तो मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो हम उल्टी डायरेक्शन में मिलाने की कोशिश करेंगे। तो उल्टी डायरेक्शन में हम चले, तो उल्टी डायरेक्शन में इधर चलें, और फिर इसी इमेज ये जो फोकस जो पास हुआ है, देखो ये वाली लाइन जैसे इधर गई थी, इसको हमने क्या बैकवर्ड बनाया, इसी तरह से ये लाइन जो यहाँ से गई है ओ से, इसको भी हम बैकवर्ड घुमा रहे हैं। तो बैकवर्ड घुमाएंगे तो ये जाके एक जो है डैश डैश लाइन से मिल जाएगी, यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है कि ये मिल रही है। तो यहाँ पर जो है इमेज बन रहा है, यानी कि जब तक लाइनें मिलेगी नहीं एक दूसरे से, इसका मतलब इमेज बनेगा नहीं। तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट का इमेज जो है यहाँ पे बना, इमेज लिखा हुआ है, तो ये इमेज बनी यहाँ पर, ये वाली इमेज बन गई। और इमेज देखोगे कि तो आप ऑब्जेक्ट भी ऊपर है और इमेज भी ऊपर है, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज है, लेकिन ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पर क्या मिला कि हमारे को इमेज जो है वो बड़ा मिला। बस यही डायग्राम बनाना था, इस क्वेश्चन में यही चीज़ पूछी गई। तो बहुत ध्यान से समझना इमेज को। और इसके लिए अगर आप बहुत तरीके से पूरा समझना चाहते हैं कि कोई भी इमेज पूछ ले मैं बता दूंगा, बना दूंगा, तो आपके डिस्क्रिप्शन में इसके लिए अवतल और उत्तल दर्पण के नाम से एक वीडियो बनाया है, जिसको हिंदी और इंग्लिश में मैंने साक्षात प्रकट होकर के ब्लैक बोर्ड पे समझाया है। अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी पोर्शन में पूछेगा राइट द फैक्टर इन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, हमको बताना है कि एक कंडक्टर जो है उसका रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा चार चीज़ों पे डिपेंड करता है। कोई भी चीज तीन अगर आप लिख देते हो तो आपका आंसर 100% सही माना जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान रखना। एक तो टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर कैसा है, ठीक है। उसके अलावा जो है दूसरी चीज़ आ जाएगी इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका एरिया कैसा है, ठीक है। दूसरा है उसका लंबाई कैसी है, और उसके बाद में उसकी प्रकृति कैसी है, मतलब वो मेटल कैसा है, मेटल जो है रेजिस्टेंस का वो कैसा है। अगर मेटल चेंज करोगे, अगर मैं मान लो प्लास्टिक यूज़ करता हूँ, और मैं अगर लोहा यूज़ करता हूँ, मैं अलॉय यूज़ करता हूँ, मैं मिक्स धातु यूज़ करता हूँ, तो अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये चार चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत आसानी से समझ सकते हो आप, ठीक है। तो ये डिपेंड करते हैं रेजिस्टेंस फैक्टर्स पे, जो ये फैक्टर्स यहाँ पे लिखे गए हैं। उसके बाद इसने क्या बोला है, यहाँ पे दिया है ए वायर है, एक वायर है जिसका लेंथ एल दे रखा है और उसका एरिया ए दे रखा है, रेजिस्टेंस
जो है 4 ओम दे रखा है। यानी कि आप समझिए कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर जो हमेशा इस फॉर्मूले से दिया जाता है, इसको रो बोलते हैं। रो जो होती है आपकी रजिस्टिविटी होती है ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल दिया है, चाहे वो तांबा है, पीतल है या एल्युमिनियम है, उसकी रजिस्टिविटी होती है, उसका अपना अपना वो होता है, क्या नाम है, आप बोल सकते हो मान होता है या फिर वैल्यू होती है। तो रो जो है ये रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है। एल दे रखा है आपको लेंथ ऑफ द वायर, ए दे रखा है एरिया ऑफ द वायर, वायर की जो है एरिया दे रखी है। ठीक है, अब आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे इतनी ही करूँगा कि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप एग्जाम को क्रॉस कर पाएँ। यहाँ पर जो है यहाँ पे लिखा गया है कि रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल जो मैंने बताया, एल जो है लेंथ ऑफ वायर और ए इज़ द एरिया ऑफ वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो आर दे रखा है, यानी कि इस रेजिस्टेंस ऑफ वायर, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पे रो एल बाई ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 ओम। तो इस आर की वैल्यू, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है 4 ओम दे रखी है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड वायर के लिए क्या दे रखा है, सेकंड वायर में दे रखा है लेंथ जो है आधी हो गई है और एरिया है डबल हो गया है, 2a हो गया है। तो लेंथ जो है इस l की जगह क्या आ जाएगा, 2l, और एरिया की जगह क्या बोल रहे हैं, 2a। ठीक है, रो का हमेशा रो तो वही रहेगा जो मटेरियल का होता है, तो रो को चेंज नहीं करना है, हमारे को l और a को चेंज करना है। तो सेकंड वायर में देखिए, यहाँ पर अगर आप इन चीज़ों को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। एल की जगह आपको L2 मानूंगा ना, जब यहाँ पे L माना है तो यहाँ पे, क्योंकि दोनों में फिर डिफरेंस कैसे होगा, अगर इसको भी L मान दूंगा, इसको भी L मान लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर किस L को ले रहा हूँ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अगर यहाँ पे L माना है तो यहाँ पे L2 मान लेता हूँ, या इसको L1 मान लो तो इसको L2 मान लो, आपकी मर्जी है। तो L2 दे रखा है, L2 कितना दे रखा है, देखो आधा दे रखा है। ठीक है, L/2, तो L/2 लिख दूंगा। L2 कितना है, यानी कि ये L जो है कितना दे रखा है दूसरे के लिए, L/2। ठीक है, और एरिया जो है वो 2a दे रखा है, इस एरिया को कितना दे रखा है, 2a दे रखा है। तो यहाँ पे आ गया हमारे को सेकंड पोर्शन में L/2 और 2a दे रखा है। रेजिस्टिविटी तो अपना वही रो रहेगा, फॉर्मूले में पुट कर देंगे L/2, L2 की जगह क्या कर देंगे L/2, और अपन में A2 की जगह क्या कर देंगे 2a। हमारे को मैथमेटिक्स आती है, तो रो L/2 इंटू 1/2a हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से पता है, अगर आप रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे वाली चीज़ ऊपर आके चेंज होकर 1/2a हो जाएगी। ये आपको अच्छे तरह से मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे L/2 है, तो L/2 की जगह 1/2 लिख सकता हूँ, तो 1/2 लिखा मैंने। L को क्या है बाहर कर दिया, बाहर कर दिया तो रो से मल्टीप्लाई हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ समझ में आ रहा है ना। ठीक है, रो एल, जो रो एल ये वाला है ना, दो रो एल, ये रो एल बाहर ले लिया। यहाँ पे ए है, ये भी हमें पता नहीं है तो ए भी बाहर ले लिया। बाकी ये मुझे पता है 1/2 है, तो 1/2 ये ले लिया। ठीक है, ये वाला 1/2 ले लिया इसी का, और यहाँ पे भी 1/2 है तो 1/2 ले लिया, ए को बाहर कर दिया तो 1/2 इधर भी आ गया, तो 1/2 इधर भी आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 1/4 हो गया। ठीक है, 1/4 रो L/A, ये वाली चीज़ आ गई। और मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया रो L/A कितना दिया था, 4 दिया हुआ है। आपको अगर क्वेश्चन में देना है तो आर कितना दिया है, इसी को तो बोलते हैं रो एल बाई, ये रेजिस्टेंस इसी को आर बोलते हैं। और कितना है रो L/A, इसकी वैल्यू कितनी दे रही है 4। तो इसी को 4 को जो है मैं इस रो L/A की जगह रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है इसकी जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ 4। पहले से ही ब्रैकेट में 1/4 है, 1/4 है, तो इससे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि मैं अगर 4 से 4 काट दूँ तो ये खत्म, यानी कि एक बचा। तो यहाँ पे R2 कितना आ जाएगा 1 ओम। यही पूछा था कि रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड वायर कितना होगा, तो 1 ओम होगा। यही हमारा जो है आंसर है। ठीक है, इसके बाद में और पार्ट में है, राइट द डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इफ 10 ओम 20 ओम एंड 30 ओम रजिस्टर्स आर एडेड इन पैरेलल। यहाँ पे पैरेलल पूछ रहा है और एक पूछ रहा है सीरीज में। दोनों चीज़ें हम कैलकुलेट कर देंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ भी मायने नहीं रखता अपने लिए। समझते हो क्वेश्चन को तो समझ लेना, नहीं समझते हो तो फॉरवर्ड कर देना। यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है ये समझना पहले तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट टू स्पेसिफिक पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कि एक यूनिट ऑफ चार्ज को दूसरे पॉइंट तक, यानी कि एक पॉइंट से एक यूनिट ऑफ चार्ज को दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए किया गया कार्य जो है वो किया गया कार्य उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा।
समझे, इस हिंदी इसको मैंने कन्वर्ट किया। दोबारा बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ वर्क, जो एक यूनिट ऑफ चार्ज को दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए किया गया कार्य जो है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ध्यान रखना है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, सपोज करिए मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझोगे। आप देखो यहाँ पर जो है ये एक कोई एक्सिस है या कोई भी लाइन है या कोई भी एरिया है। यहाँ पे एक एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एंड है, और एक स्टार्टिंग एरिया ये है, या फिर स्टार्टिंग इसको मानो या इस एंड इसको मानो। तो यहाँ से लेकर के मैं यूनिट चार्ज यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जाता हूँ, तो वो जो है इसके दौरान जो मैंने काम किया है यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, वही मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ से वापस इधर जाने में जो मैंने कार्य किया है वही मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है मेरे हिसाब से। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ गए। एसआई यूनिट पूछा है। एसआई यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो होता है वोल्ट। वोल्ट हमने खूब सुना है, कॉमन नाम है। अगर वोल्ट ना दिया हो या कुछ क्वेश्चन को घुमा के पूछे तो जूल पर यूनिट पर कूलम्ब भी इसका मात्रक होता है। तो दोनों मात्रक आपको ध्यान रखने हैं, दोनों यूनिट्स को याद रखनी है। वोल्ट भी होता है और जूल पर कूलम भी होता है। और कभी कभी पूछेगा एक कूलम में कितना चार्ज होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना है। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है ये ध्यान रखिए कि इसके सेकंड पार्ट में पूछा है कि देखो, इसके सेकंड पार्ट में पूछा है कि सीरीज और पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें दिया क्या है। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम। तो R1 10, R1 10, R2 20 और R3 30, दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल की बात हो रही है। पैरेलल जब भी पूछेगा तो सभी रेजिस्टेंस को 1 अपॉन में R लिख देना है। 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन लिखेंगे 1 अपॉन में, तो 1 अपॉन में R क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 10, 1 अपॉन में 20, 1 अपॉन में 30। इसका एलसीएम लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, अपना आ जाएगा आंसर 1 अपॉन R इक्वल्स टू 11/60। इसको डिवाइड करना चाहो ठीक है, नहीं कर सकते हो छोड़ दो, आंसर लिख दो, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड में है आपका सीरीज में कैलकुलेट करना है। सीरीज में कैलकुलेट करना है तो सीरीज में कुछ भी 1 अपॉन नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट जोड़ना पड़ता है। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 है 10, 20 और 30। इस तरह से हम इनको जोड़ देंगे तो 60 ओम जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बाई ड्राइंग ए लेवल डायग्राम। तो सबसे पहले प्रिंसिपल बताते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ध्यान रखना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझना। अभी क्या समझने वाले हो कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है, जो बिजली आ रही है, ठीक है, बिजली आई आपके घर में, लेकिन वो यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि आपका पंखा चल गया, मोटर चल गई, आपकी बैटरी चल गई, आपका टीवी चल गया, ये सब जो है मैकेनिकल काम है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल काम है केवल इलेक्ट्रिक आना। उस बिजली से आप क्या काम करते हो, सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो समझ में आ गया कि प्रिंसिपल क्या होता है। उसके बाद में है लेवल डायग्राम बना के इसको जो है फंक्शन को समझा देना है। तो इस तरह का एक पहले समझ लो कि ये लेवल डायग्राम होगा, ठीक है। इसमें एक शाफ्ट होगा, एक्सेल होगा इस तरह का, जिसको हम ओ बोलेंगे। इसमें दो स्प्लिट रिंग होगी, इसमें पी और क्यू हम मान सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं। इसमें बुसेस जो है एक्स वाई है, ठीक है, बुसेस जो बोलेंगे एक्स वाई है। पी और क्यू जो है आपका रिंग्स हैं, ये जो गोल आकृति में बनी हुई ना, ये आपकी क्या है, रिंग्स हैं। इसके अलावा जो है आपका एन और एस जो है ये क्या है, मैग्नेट्स हैं बस। और यहाँ पर जो है नीचे एक बैटरी है या विद्युत सोर्स है, बस ये चीज़ आपको डायग्राम बनाना चाहिए। उसके बाद में आप सिंपली ये डेफिनेशन लिख दो। वर्किंग क्या हो जाएगा, करंट इन द कोयल ए बी सी डी एंटर्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ बैटरी। अगर हम बात करें इस ए बी सी डी, इसमें हमारा जो करंट कैसे पास होता है, तो ये जो है इस सोर्स ऑफ बैटरी या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई से पास होता है। इसमें जैसे ही बैटरी पास होगी तो मैग्नेटिक फील्ड में जो हलचल मचेगी, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे देखिए, सोर्स ऑफ बैटरी थ्रू द कंडक्टर बुश एक्स एंड वाई, एक्स एंड फ्लो बैक टू द बैटरी थ्रू द बुश वाई, यानी कि एक्स से वो जाता है और वाई से वापस आता है। यहाँ पे एक्स से अगर वो जाता है तो देखिए एरो दिखा रहा है कि एक्स से वो गया और वापस घूम के किससे, वाई से वापस आ गया। तो इस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया। अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड में अगर मैं इसको हिंदी में समझाना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ मैं कि देखो, शुरुआत में जब आपका जो यहाँ पे मैं इसको समझा रहा हूँ हिंदी में, आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हो कि ए बी सी डी को जब हम चुंबक के मध्य, इन दोनों चुंबक के मध्य रखते हैं
तो जो कुंडली है इसमें इसके बीच में जो है एक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, हमारा विद्युत धारा जो है बैटरी के द्वारा प्रवाहित होता है। और जब ये बैटरी के द्वारा प्रवाहित होता है तो ये जो शाफ्ट है ये क्या होती है, रोटेट करने लगती है। ठीक है, इसमें बुशेस जो है कार्बन एक्स और वाई जो है बुशेस हैं, और कार्बन जो है सी, और ये आपका पी और क्यू हैं जो स्प्लिट रिंग्स जो कार्बन के बने होते हैं। इनके थ्रू है जो सप्लाई चालू होती है और यही जो है इसको घुमाती है। यही चीज़ छोटा सा जो मैंने आपको बात बताई इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। बस यही चीज़ आपको पढ़ करके याद करनी है, जिसमें फ्लेमिंग्स हैड लेफ्ट हैंड रूल को कैरी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस पूरे पूरे सॉल्यूशन को आप जो है एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। मैंने सिंपली से बता दिया कि यहाँ से बैटरी सप्लाई गई जो कि आपका फॉरवर्ड हुई ए टू बी की तरफ, और फिर ये सी की तरफ से डी से वापस वाई की तरफ आएगी। यही काम इसका रहेगा। और ये जो एक्सेस एक्सेल है ये रोटेट होती रहेगी जब तक सप्लाई रहेगा। सप्लाई काट देंगे तो एक्सेल जो है रोटेट नहीं होगी। यही चीज़ यहाँ पे सारा का सारा करवाया गया। अगर इसका सप्लाई जब हम उल्टा कर देंगे तो रिवर्स हो जाएगा पूरा का पूरा डायरेक्शन, और जो है सप्लाई इधर की बजाय इधर से भागेगी और इधर से इधर आएगी। तो बस यही चीज़ आपको लिखनी है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ लिख देनी है। इसके बाद में और पार्ट जो है सोलेनोइड क्या होता है। सोलेनोइड जो होता है कोई भी एक आपका कोई भी आपका जो है एक सोलेनोइड जो है कोयल होता है, कोई भी कोयल, उस कोयल के ऊपर बहुत सारे जो है रिंग को यूं तरह से इस तरह से, जहाँ पे डायग्राम मैंने जानबूझ के दिया है इस तरह से लपेट दिया जाए तो ये जो है ये आपका सर्कुलर टर्न्स बना देगी। यही सोलेनोइड होता है। तो ये सोलेनोइड इज ए कोयल कंटेनिंग मेनी सर्कुलर टर्न्स, और दीज वायर्स आर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। यानी कि ये क्या है, गोल गोल बन रहा है ना, तो सिलेंडर ही हुआ। तो इस तरह से ये रैप्ड किए जाते हैं, बहुत पास पास होते हैं। आपने किसी वाइंडिंग को देखा होगा तो आपको पता होगा। हाउ यू कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ करंट कैरिंग सोलोनॉइड विद द हेल्प ऑफ ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट से आप कैसे मतलब पता करोगे कि उसका नॉर्थ पोल कौन सा है और उसका साउथ पोल कौन सा है सोलोनॉइड का। तो हम बार मैग्नेट का जो है उसमें क्या करेंगे, द सोलेनोइड बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, इट हैज़ ए सॉफ्ट आयरन कोर विद द इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है जिसमें सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ किया जाता है। व्हेन ए करंट इज पास थ्रू द सोलेनोइड, जब करंट एक पास करते हैं सोलेनोइड से तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है, और जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड के तरह जो है बिहेव करता है। ठीक है, अगर हम इसके पास में किसी चुंबक का नॉर्थ पोल ले जाएंगे, बार मैग्नेट का जो है नॉर्थ पोल ले जाएंगे, तो इसके पास में जैसे ही ले जाएंगे तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो सोलेनोइड का रिपेल्स करेगा, यानी कि उसको हटाएगा, उसको दूर भगाएगा। आपने चुंबक को देखा होगा अच्छी तरह से, जो है चुंबक को कैसे देखा होगा आपने, चुंबक को देखा होगा कि वो दूर भगाता है। किसी भी चुंबक को सेम उसमें अक्ष में जो आप कनेक्ट करोगे तो वो दूर भगाता है। तो हमारे को पता चल जाएगा कि वो नेगेटिव टर्मिनल है। और जैसे ही वो चुंबक का जो है पोल्स का रिपेल करेगा ईच उधर, यानी कि जो आप सॉरी जो आपको नॉर्थ पोल को जब आप बैटरी मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो वो रिपेल ना करके क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि पास लाएगा। पास लाएगा तो वो नेगेटिव टर्मिनल है। अगर वो दूर ले जाएगा बार मैग्नेट को या फिर उस पोल्स को तो वो रिपेल करेगा। रिपेल मतलब दूर ले जाएगा एक दूसरे से, तो वो हो जाएगा आपका जो है वो साउथ पोल हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका इसके सॉल्यूशन को लिखना है। इसमें आप लास्ट में भी ये 2 लाइनें 3 लाइनें आप जोड़ सकते हो, लेकिन आपको अच्छी तरीके से सॉल्यूशन लिखना आना चाहिए ताकि आप जो है एग्ज़ाम को सही तरीके से कर पाओ। तो ये सारा का सारा चीज़ें आपको मैंने हिंदी में समझाया, इसको आप इंग्लिश में जो मैंने लिखा है उस तरह से आप लिख सकते हो। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका सेक्शन 20 चालू है यहाँ पे। इस सेक्शन बी में हम लोग यहाँ पर आपको दिया गया है विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर ये वाला आपको बताना है कि किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको किस टाइप का ये केमिकल रिएक्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें आप देख रहे हो कि आपका Cu जो है वो डिस्प्लेस होकर के यहाँ पर आपका अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है आपका, इन फॉलोइंग गिवन सब्सटेंस विच इज़ यूज टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो कौन सा हार्डनेस ऑफ वाटर
का रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, वॉशिंग सोडा। यहाँ पे जो है धावन सोडा इसको हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो है आपका इसमें पूछा गया है, इन विच फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ ओ एच फंक्शनल ग्रुप। ओ एच फंक्शनल ग्रुप किसका होता है, तो आप सभी को याद होना चाहिए कि ब्यूटेनॉल में होता है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें सिक्स्थ का ए पार्ट पूछा गया, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है आपको रिडॉक्स रिएक्शन बताना है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। जो है अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम और आयन चेंजेस बाय गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आपका कोई भी जो एलिमेंट है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, एटम हो या आयन हो, वो अगर गेन करता है या लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। और अगर हम इसका एग्जाम्पल के थ्रू बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये एक एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का, जहाँ पे H2+ में अगर हम फ्लोरीन को जोड़ते हैं हाइड्रोजन के साथ में, तो इसको रिएक्ट करते हैं तो 2FH बन जाता है या 2HF बन जाता है, जिसमें आपका 2 जो है कंबाइन हो जाता है दोनों के साथ में। तो यहाँ पर जो है लूज़ कर देता है, H जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने के बाद में यहाँ पे 2F बना देता है। तो ये जो है आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, लूज़ कर रहा है, ठीक है। तो लूज़ करने से क्या है आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देखोगे डेफिनेशन में चेंज कर लेता है गेनिंग बाई और लूजिंग बाई। तो यहाँ पर लूजिंग और गेनिंग दोनों हो रहा है, तो ये लूज़ कर रहा है और ये जो दूसरा है वो गेन कर रहा है। तो हाइड्रोजन इज, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इस वर्ड को या इस रिएक्शन को समझाना चाहूँ, तो आप चाहे तो इस वर्ड को लिखें या अदरवाइज केवल ये रिएक्शन लिख सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और ईच हाइड्रोजन बिकम्स पॉजिटिव, यानी कि ये हाइड्रोजन जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है आपको देखने को मिल रहा है। चाहे तो आप इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जो है इस तरह से बना सकते हैं, जैसा मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप पॉजिटिव चार्ज जो है तो बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये है सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद में बी पार्ट में पूछा गया, राइट द यूजेज एंड मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के यूजेज और फॉर्मेशन आपको बताना है। सबसे पहले यूजेस की बात करें तो यूज़ क्या होता है, एज ए कंपोनेंट ऑफ बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा के रूप में यूज़ होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, अग्निशमन के यंत्र में यूज़ होता है। मेडिसिन्स में ये यूज़ होता है, एंटीसेप्टिक फॉर स्किन डिजीज़, जो आपके जितने भी स्किन डिजीज होते हैं उसके लिए होता है। न्यूट्रलाइज़र के यूज़ में होता है, यानी कि ये एसिडिटी ऑफ स्टमक को हटाने में यूज़ होता है। और उसके अलावा लेबोरेटरी में जो है आपका ये एक एजेंट के रूप में यूज़ होता है। इसके बाद में क्या है, फॉर्मेशन बताना है बेकिंग सोडा का। तो फॉर्मेशन जो है बेकिंग सोडा कैसे होगा, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसको मेड किया जाता है सेचुरेटिंग, यानी कि संतृप्त सॉल्यूशन बनाने के बाद में कार्बन को हाइड्रोजन से मिक्स किया जाता है, ठीक है। कार्बोनेट को जो है, सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड से जो है इसको मिक्स किया जाता है, और उसके बाद में जो है इसके क्रिस्टलाइन पाउडर जो है वो कंबाइन नहीं होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में जो है अलग हो जाते हैं, गेट सेपरेटेड आउट। इस तरह से जो है छोटे से आंसर में आप इसको लिख सकते हैं कि कैसे जो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, यानी बेकिंग सोडा बनता है। उसके बाद सी पार्ट में आपसे पूछेगा, व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड होता है, और टेबल जो है ये अरेंजमेंट होता है एलिमेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है ये टेबल होती है। हाउ डज एटॉमिक रेडियस वेरी इन पीरियोडिक ऑन, या फिर पीरियड ऑन गोइंग टू लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो क्या होगा, तो एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज होगा जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है आपका आयुपेक नेम लिखना है यहाँ फॉलोइंग कंपाउंड्स के। इसके बारे में मैंने अलग से स्पेशल वीडियो बनाया है कि आयुपेक नेम कैसे लिखते हैं। तो इसका हो जाएगा 4,4 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, और ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका इसका हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटानॉल 1। इसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो, मैंने हिंदी में यहाँ पे लिख दिया था। इसके बाद में जो है आपका बी पोर्शन,
व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन क्या होता है? तो कोरोजन क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ प्योर मेटल्स होता है। डिस्ट्रक्शन मतलब कि उसमें कोई ना कोई बदलाव होता है, बाई एक्शन ऑफ एयर हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, या कोई केमिकल रिएक्शन होता है, हो सकता है ऑफ द सरफेस ऑफ द मटेरियल। तो इसी को हम कोरोजन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन आराम से आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। और मेथड जो है इसमें पूछा गया है, प्रिवेंट करने के लिए मेथड आपको बताना है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें कुछ नहीं, केवल मेथड के नाम लिख देने हैं, जिसमें गैल्वेलाइजेशन होता है, अलोइंग होता है, पेंटिंग होता है, ग्रीसिंग या ऑयलिंग कर सकते हैं आप। इन तीनों में से कोई भी, चारों में से कोई भी तीन लिख सकते हैं। उसके बाद में है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। सबसे पहले सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आपको बताना है। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होगा ये आपको समझा देना है। तो इसमें क्या हो सकता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन? तो देखिए, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच वन फंक्शनल ग्रुप इन ए केमिकल कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फंक्शनल ग्रुप। एक फंक्शनल ग्रुप है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में दूसरे फंक्शनल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। जिसमें जैसे आप देख सकते हैं, मीथेन को अगर मैं क्लोरीन से, अगर इसको मैं रिएक्ट कराऊं, तो ये हमारे को क्लोरोमीथेन दे देता है, CH3Cl। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अलग सेपरेट हो जाता है। इन दिस रिएक्शन विच इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड विद अनदर एटम और मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ पर जो है अनदर एटम जो है इसमें जुड़ गया है। जो आपका CH4 था केवल, जो मीथेन था, वो दूसरे क्लोरीन के साथ जुड़ करके क्लोरोमीथेन बना चुका है। तो इस तरह के रिएक्शंस जो हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप इस तरह से देख सकते हैं। क्लिंजिंग रिएक्शन एक्शन ऑफ सोप बताना है। तो देखिए, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप कैसे होता है? तो डर्ट जो प्रेजेंट होता है क्लॉथ में, वो ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, यानी कि वो ऑर्गेनिक होता है, और जो है वाटर में सॉल्युबल जो है होता है, ठीक है। यानी कि इनसॉल्युबल होता है, यानी कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, यानी घुलेगा नहीं। देयरफॉर इट कैन नॉट बी रिमूव्ड ओनली वॉशिंग। अगर ये सॉल्युबल नहीं है, अगर पानी में घुलेगा नहीं, तो इसको हम साफ़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब हम सोप इसमें डालते हैं, व्हेन द सोप इज डिजोल्व इन वाटर, तो इसमें क्या है, आपका सोप में क्या होता है, हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो अटैच कर लेता है इन सभी को, डर्ट को, ठीक है। और डर्ट को रिमूव जब अटैच कर लेता है अपने साथ में, तो ये हाइड्रोफोबिक जो एंड है, इसमें जब आपका डर्ट ऐड हो जाता है, यानी कि इसके साथ अटैच हो जाता है, तो जब आप इस मॉलिक्यूल को सोप के साथ में अरेंज कर देते हैं, यानी कि ये अरेंज हो जाता है, तो एक मिशेल फॉर्मेशन हो जाता है, एक झाग का फॉर्म हो जाता है। और जिसके साथ में ये जो आपका मैल है ये ट्रैप हो जाता है, यानी इसके अंदर क्या हो जाता है, ये इसमें कैद हो जाता है मैल आपका। उसके बाद में आप देखते हो कि झाग के साथ में जो है मैल बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो है इस क्लिंजिंग एक्शन को आप समझा सकते हो, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो बहुत आसान शब्दों में आप इसको समझा सकते हो। इसके बाद में होमोलोगस सीरीज क्या होती है? तो होमोलोगस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये कार्बन कंपाउंड का सीरीज होता है जो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रखता है, लेकिन इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, लेकिन क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। एग्जाम्पल्स के लिए हम बता सकते हैं, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। ये सारे के सारे जो है एल्केन होमोलोगस सीरीज के उदाहरण हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला जो है CnH2 N+2 होता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है, कभी कभी MCQ में ही पूछ लेता है। उसके बाद में और पार्ट में जो है केमिकल इक्वेशन आपको बतानी है। यहाँ पे 7 पार्ट लिखे हैं, इन सभी 7 पार्ट को आपको सॉल्व करना है विद केमिकल इक्वेशंस। तो यहाँ पर जो है पहला, अगर इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम होता है, तो क्या होता है, ये आपका इथेनॉल है, इसके साथ में सोडियम रिएक्ट कर रहा है, तो ये आपका जो है यहाँ पर क्या बना देगा आपके पास में, फिर से जो है यहाँ पे आयन सेपरेट हो जाएगा सोडियम का, हाइड्रोजन के साथ में ये मुक्त हो जाएगा। इसी तरह से जो है आपका सेकंड जो है आपका इथेनॉल है, इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में 443 केल्विन पे जो है हमें रिएक्ट कराना है। तो इसमें जो है आपका इथेन बनेगा, और साथ में वाटर निकल जाएगा। इसके बाद में अगर हम बर्निंग ऑफ मीथेन करें, तो मीथेन है, इसको ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन प्रेजेंस होना चाहिए बर्निंग में। तो इसको जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ में प्रेजेंस में जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस निकलती है, उसके साथ में वाटर निकलता है, उसके बाद में हीट एंड लाइट जो है वो भी सेपरेट होता है। इसके अलावा जो है आपका रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एसिड विद एथेनॉल जो होता है, इसको कैसे करेंगे? तो इसमें जो है आपका एथेनोइक एसिड जो है
इसको रिएक्ट करेंगे जो हम एथनॉल के साथ में, तो ये हमारे को आपको वाटर देगा और इसके साथ में आपका केमिकल दे देगा। इसके बाद में जो है आपका पांचवा एथेनोइक एसिड है, ये रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट से। तो एथेनोइक एसिड है, ये सोडियम कार्बोनेट से निकलेगा या फिर जो भी रिएक्ट करेगा, और इसके बाद में बाई प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका एथनोट बनेगा। ठीक है, एथनोएट भी बोलते हैं इसको। तो एथनोएट बनेगा, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और उसके साथ में जल निकलेगा यानी पानी निकलेगा। उसके बाद में छठा रिएक्शन जो है एथनोइक एसिड जो है ये वाला आपका, ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो यहाँ पर जो है इसका जब हम कॉम्बिनेशन कराएंगे तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट में आपका तीनों सेपरेट करके जो है सोडियम के साथ में निकल जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। और सातवां जो है ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल करेंगे अल्कोहल का, प्रेजेंस ऑफ एल्काइल के MnO4 के साथ में। तो जब हम इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं इथाइल अल्कोहल को अल्कलाइन के MnO4 के साथ में, और इसको हीट देना पड़ेगा, तो ये आपको CH3COH दे देगा। इस तरह से सारे के सारे जो 7 रिएक्शंस थे, ये रिएक्शंस इस तरह के बनेंगे। तो इन रिएक्शंस को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके बाद में इसका डिटेल सॉल्यूशन देखना है तो इसके लिए वीडियो मैंने स्पेशल बना रखा है कि कैसे ये रिएक्शंस जो है इन्वॉल्व होते हैं और कैसे इनके प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। इसके बाद में सी सेक्शन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल जेंटल सिस्टम इन ह्यूमन। तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि मानव में मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो नहीं भाग पूछा गया, नहीं मतलब नो, मतलब वो फीमेल जनन तंत्र में वो भाग नहीं लेता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा स्पर्मेटिक डक्ट, यानी कि शुक्र वाहिका जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये जो है इसमें भाग नहीं लेता। द सोर्स ऑफ फॉसिल एनर्जी इज, फॉसिल एनर्जी का सोर्स आपको बताना है, यानी कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो वो होता है कोयला। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कोल। उसके बाद में विंड मिल्स आर यूज्ड इन वर्क, तो किस वर्क में जो है विंड मिल का यूज़ होता है? तो मैकेनिकल वर्क में जो है विंड मिल का यूज़ होता है, इसके अलावा कोई भी वर्क नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद में दोज मटेरियल्स विच आर डिग्रेडेबल बाई बायोलॉजिकल प्रोसेस और कोल्ड, तो उनको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, यानी कि जैव निम्नीकरण बोलते हैं। तो ये आपके MCQ हो गए। इसके बाद में 10वें का ए पार्ट में है, विच कंडीशन आर नेसेसरी फॉर ऑटोनोमस न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स सब प्रोडक्ट्स। तो सब प्रोडक्ट्स भी बताने हैं आपको, और ये भी बताना है कि आपका जो है इसमें आपका कंडीशन ऑफ नेसेसरी ऑटोनोमस न्यूट्रिशन, ऑटोनोमस न्यूट्रिशन को बोलते हैं हिंदी में स्वपोषण। स्वपोषण के लिए कौन कौन से जो कंडीशन है और इसके क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे ये बताने हैं। तो नेसेसरी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस आर सनलाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये सारे के सारे जो है कंडीशंस होते हैं नेसेसरी ऑटोनोमस न्यूट्रिशन के लिए। और इसके जो सब प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसमें आपका वाटर और ऑक्सीजन आता है। यहाँ पर आप रिएक्शंस को देख सकते हैं जो आपका सनलाइट और क्लोरोफिल के द्वारा पूरा होता है। तो आप इस तरह का रिएक्शन अगर लिख देते हो, एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। इसके बाद में ड्रॉ करना है लेबल डायग्राम। तो लेबल डायग्राम आपके बुक में भी है, मैंने भी बनाया है। तो इस तरह का डायग्राम आपको बनाना है, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद में जो हाउ डू बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स अफेक्ट द एनवायरमेंट, तो इसमें पूछा गया जैव निम्नीकरण पदार्थ जो है पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। 2 नंबर का पूछा है तो कम से कम 2 पॉइंट लिखने हैं, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस सच एज ट्रीज लीव्स, यानी कि पेड़ के पत्ते, प्लांट के पार्ट, या फिर किचन के जो वेस्ट होते हैं वो ह्यूमस आफ्टर कंपोजिटिंग, इसको जो है कंपोजिट करने के बाद में जो है ये सॉइल की फर्टिलिटी, यानी कि जो है उत्पादन क्षमता जो है मिट्टी की उसको बढ़ा देते हैं। एक तो ये रीज़न हो सकता है। हिप्स ऑफ सच वेस्ट आर ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर कैरियर्स एंड वेक्टर्स लाइक मॉस्किटोज एंड रैट्स विच स्प्रेड सो मैनी कम्युनिकेबल डिसीजेज। अगर ये अपघटित नहीं होते हैं, इनको काफ़ी देर तक हम ज़मीन पर या कहीं भी छोड़ देते हैं, तो इससे के द्वारा जो है मॉस्किटो, रैट वगैरह जो है पैदा ज़्यादा होते हैं, जो बहुत सारे डिजीज़ को कम्युनिकेट करते हैं या फैलाते हैं। इस तरह से बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस मेनली कंटेन कार्बन, और जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे घर में, किचन में जो नेचुरल तरीके से मिलते हैं,
वो क्या होते हैं आपके, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं। और ये कार्बन कंपाउंड जो है आसानी से जो है इसको एटमॉस्फेयर में डिकम्पोज तो करते हैं, लेकिन बैक कर देते हैं एटमॉस्फेयर में वापस से। डिकम्पोज तो हो जाते हैं लेकिन रिलीज कर देते हैं कार्बन को, और जो कार्बन जो है हमारे द्वारा अवशोषित किया जाता है, जो हमारे के लिए हानिकारक है। तो इस तरह से इफेक्ट करते हैं। आप कौन सा इसमें से लिखना चाहते हैं, तो कोई भी रीज़न आप लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो ए प्लांट रिप्रोड्यूस एक्सेसुअली थ्रू द मीन्स ऑफ इट रूट्स, यानी कि अलैंगिक जनन जो है वो रूट्स के द्वारा, जड़ों के द्वारा, स्टेम्स जो है उसके तनों के द्वारा या पत्तियों के द्वारा जो है होता है, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगी। और दिस कैन ऑकर्स थ्रू द फर्मेंटेशन एंड रीजनरेशन ऑफ स्पेसिफिक वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये पार्ट के फर्मेंटेशन से या रीजनरेशन से, यानी पुनरुद्भवन या फिर फर्मेंटेशन से जो है ये उस प्लांट के स्पेशल हिस्सों से होते हैं। और इसके बाद में है एक्सप्लेन विद एग्जांपल द रिस्पेक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट will be used to produce a new plant species part of that from its seeds। यानी कि अगर हम कायिक प्रवर्धन की बात करें तो बिना बीज के जो है उन्हीं के हिस्सों से जो है, बिना बीज के, उनके बीज की आवश्यकता नहीं होती, बिना बीज के उन्हीं के हिस्सों से जो है ये क्या करते हैं, एक नया जो है जीव या अपना जैसा स्पीसीज पैदा कर देते हैं, जिसमें बनाना हो सकता है, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद हो सकता है, कोसोवा हो सकता है, पाइन एप्पल हो सकता है। ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं इनके लिए बीज की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं पार्ट से जो है उनके पार्ट्स को काट के ही अगर ज़मीन में गाड़ा जाए तो ये हो सकते हैं। तो ये रियल टाइम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल है। और एक समय में केवल एक ही प्लांट को जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 प्लांट को एक साथ में इन्वॉल्व करेंगे तो ये फर्टिलाइजेशन जो है टेक प्लेस नहीं करेगा, और करेगा भी तो केवल सेपरेट होंगे। इसके बाद में और पार्ट में है ड्रॉ करना है क्लीन लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन करना है इसको शॉर्ट में। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाओगे, सभी के पास में ये डायग्राम होगा। अगर डायग्राम आपके बुक में जो अलग है तो उसको भी आप याद कर सकते हैं। इस तरह का आपको डायग्राम बनाना है और इसको जो है एक्सप्लेन कर देना है। इसमें जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंपोज ऑफ पेयर ऑफ, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये कंपोज होता है ओवरीज के द्वारा। इसमें ओवरी डक्ट होती है, वाइजाइना होती है, और सर्विक्स होता है, यूट्रस होता है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी होता है। इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फ्रेम करते हैं ये एक प्लेटफॉर्म ऑफ फंक्शन होता है, जो इट क्रिएट्स एक सेल्स दैट आर एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन नॉन एज ओवा। और जो है ये क्या करते हैं, ये क्रिएट करते हैं एक्स को, जो रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक होते हैं ओवा के लिए, जिसका नाम है ओवा। ओवा को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होते हैं। द सिस्टम इज ऑर्गेनाइज टू डिलीवर द ओवा टू द रीजन ऑफ फर्टिलाइजेशन। जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, और या फिर डिलीवर, जो ऑर्गेनाइज आपका ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है ओवा, उसको वहाँ पे डिलीवर कर देते हैं। द एग फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फोलेपियन ट्यूब। तो जो एग जो फर्टिलाइज होता है वो होता है फोलिपियन ट्यूब में, अलोंग विद द स्पर्म, ये शुक्राणुओं के साथ में होता है। इम्प्लीमेंटेशन इन द वॉल्स ऑफ द यूट्रस, और जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है, जो ये सारे के सारे टेक प्लेस करते हैं वॉल्स ऑफ द यूट्रस में होते हैं। और इनिशिएटिंग द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। और ये जो है भ्रूण के जो प्रेगनेंसी का चरण होता है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग को जो है पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं। तो इस आंसर को आप याद कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट पार्ट में है बी पार्ट, व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, और डिस्क्राइब करना है कि कैसे ह्यूमन में जो है ये सेक्स जो है डिटर्मिनेशन होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं हिंदी में कि कैसे मानव में लिंग निर्धारण होता है। तो देखिए, क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन द सेक्स, यानी कि जो क्रोमोसोम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं वही सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। 23rd पेयर, यानी कि जो मानव में 23rd पेयर होता है ह्यूमन के अंदर, वही सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि एक्स एक्स महिलाओं में होती है और एक्स वाई जो है मेल में होती है। उसके अलावा जो है गीमेट्स, जेमेट्स आर फॉर्म्ड इन द मेल एंड फीमेल बाय जेमोनोसिस।
यहाँ पर जो है ये सारे के सारे जो एक्स वाई है ये जेमेनोनेसिस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। मेल के अंदर एक्स होता है और वाई भी होता है, और मेल के अंदर जो फीमेल के अंदर जो है केवल एक्स गेमेट्स होते हैं। और जब एक्स गेमेट्स ऑफ मेल, यानी कि मेल का, मादा का जो है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे डायग्राम है, इसमें सॉरी फीमेल का, मेल का, मेल का जो एक्स क्रोमोजोम है, अगर ये एक्स क्रोमोजोम मैन का, अगर ये एक्स क्रोमोजोम ऑफ फीमेल से कंबाइन करेगा तो डबल एक्स बनाएगा, और डबल एक्स बनाएगा इसका मतलब जो है फीमेल जो है आपका प्रोड्यूस होगा। इसके बाद में अगर इसका वाई जो क्रोमोजोम है, वाई जाएगा इसके दूसरे वाले एक्स से, तो एक्स वाई बनेगा, जो कि एक्स और वाई के मेल से आपका मेल बॉडी फॉर्म होगी। तो व्हेन वाई गेमेट्स ऑफ द मेल फ्यूजेस विद द एक्स गेमेट्स ऑफ फीमेल, यहाँ पे विद कर लेना, टी एच कर लेना, यहाँ पे मिटा हुआ है, तो यहाँ पर जो है आपका मेल प्रोपोगेनी प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में जो है आंसर्स को लिख सकते हैं। और इसमें ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पर 50% जो है फीमेल और 50% जो है मेल, दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए ह्यूमन बीम्स के, क्योंकि इसमें जो है वाई क्रोमोजोम जो है वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट रोल पैदा करता है, क्योंकि इसमें वाई केवल एक ही है। वाई जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आपका मेल फॉर्म होगा, अगर वाई जहाँ पे नहीं मिलेगा वहाँ पे फीमेल फॉर्म होगा। यही चीज़ इसमें बताई गई है, 50% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वाई की है। तो इस तरह से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। इसके और पार्ट में है व्हाट इज़ फॉसिल और व्हाट डू दे शो अबाउट द एवोल्यूशन प्रोसेस। अगर हम सिंपली वर्ड में बोलें कि फॉसिल क्या होते हैं, तो फॉसिल्स आर रिमेन और इम्प्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इन्वॉल्व इन दैट लिव्ड इन द रिमोट पास्ट। तो फॉसिल्स वो होते हैं जो पिछले कई वर्षों में जो हैं रह चुके हैं, या फिर उनकी उत्पत्तियों का जो है हमें पता बताते हैं। अगर मैं इसको टोटल के टोटल कंबाइन करना चाहूँ, अगर शुद्ध हिंदी आपको बताना चाहूँ, तो अगर आप शुद्ध हिंदी अगर जानते हैं तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ हिंदी में। तो यहाँ पर जो देखिए, फॉसिल्स प्रोवाइडेड एन fossils provided the evidence that present animal have originated from previous existing ones through the process of continuous evolution। यहाँ पर जो है बोला गया है आपसे कि जो फॉसिल्स हैं ये बताते हैं कि प्रीवियसली जो ऑर्गेनिज्म थे, यानी कि जीवाश्म थे, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है, जीवाश्म थे, जो वर्तमान में जो उत्पन्न हुए हैं वो इससे कैसे रिलेटेड थे और कैसे विकसित हुए। उसके अलावा फॉसिल्स कैन बी यूज टू रिकंस्ट्रक्ट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जो है ये फॉसिल्स जो हैं, यानी कि ये जो जीवाश्म हैं, ये बताते हैं उस इतिहास के बारे में जिसमें से ये फॉसिल्स या फिर जो भी जीवाश्म जो है उत्पन्न किए गए हैं। उसके अलावा आप बता सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ फॉसिल सोज द एशियंट फॉसिल्स प्रेजेंट इन द बॉटम रॉक्स आर सिंपल। यानी कि अगर हम बात बोलें तो जीवाश्मों की वितरण की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो अगर जो रॉक्स के अंदर जो मिले थे वो साधारण जीवाश्म थे, और जो ऊपरी भाग में मिले थे, वाइल द मोस्ट रिसेंट फॉसिल्स फाउंड इन द अपर स्ट्रक्चर आर मोर हाईली इवॉल्व। यानी कि जो ऊपरी भाग में मिले थे वो ज़्यादा विकसित मिले थे। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ टाइम इन हिस्ट्री व्हेन डिफरेंट स्पीसीज वर फॉर्म्ड और बिकेम इंस्टिंक्ट। और ये जो है हमें इतिहास के उस समय का अंदाज़ा देते हैं जो विभिन्न प्रजातियों को बनने और लुप्त होने में जो है सहायता करती हैं या सहायता बताती हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसके बाद में fossils also helps to trace the evolutionary history of the ऑफ सम एनिमल्स। तो यहाँ पर जो फॉसिल्स यानी जीवाश्म कुछ जानवरों के विकास के इतिहास के बारे में जो है पता लगाने में भी मदद करते हैं। तो इस तरह से आप इस आंसर को जो अपने शब्दों में समझा सकते हैं। मैंने अपने शब्दों में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की। इसके बाद 12वां जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब करना है। इसमें आपको डाइजेशन स्टोमक में कैसे होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है, और साथ ही साथ इसका एक डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम तो आप इस तरह का बना सकते हैं, आपकी बुक में भी मिल जाएगा ये डायग्राम पूरा का पूरा। तो ये डायग्राम आप बना देंगे। इसके बाद में आपको जो है पहला बताना है कि स्टोमक में ये मतलब कैसे कार्य करते हैं। उसके बाद में आपको बता देना है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे काम करते हैं। ये सभी की सभी चीज़ें जो आपको क्लियरली रूप से इसमें बता देनी है। तो देखिए, स्टोमक में दाया, स्टोमक इज़ ए होलो ऑर्गन
और कंटेनर दैट होल्ड्स फूड वाइल इट इज़ बीइंग मिक्स्ड विद स्टोमक एंजाइम्स। यानी कि जो है पेट एक खोला खोखला खोला नहीं खोखला अंग है, या फिर इसको बोल सकते हैं कंटेनर है, एक कोई बक्सा है जिसके अंदर जो है ये फूड जो है वो मिश्रित होने के लिए भोजन जो है जाता है, ठीक है। और किसके साथ मिश्रित होता है, ये एंजाइम्स के साथ मिश्रित होता है। और दीज एंजाइम्स कंटिन्यूज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू ए अन यूजेबल फॉर्म। यानी कि ये जो एंजाइम है ये उस भोजन को जो है उपयोगी रूप में तोड़ने के लिए सहायता करते हैं। और सेल्स इन द लाइनिंग ऑफ योर स्टोमक secretes a strong acid and powerful enzyme that are responsible for the breakdown process। और जो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो सारी की सारी शक्तिशाली एंजाइम का स्त्राव करती हैं, जो कि हमारे भोजन के टूटने में जिम्मेदार होता है। यानी कि हम भोजन को तो जैसे भी खा लेते हैं, लेकिन उसका ब्रेकडाउन जो है वो स्टोमक में भी होता है। व्हेन द कंटेंट्स ऑफ द स्टोमक आर प्रोसेस्ड एनफ, जब ये सारे के सारे अच्छी तरह से या पर्याप्त रूप से जो है ये प्रोसेस हो जाते हैं, दे आर रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंस्टेटाइन। जब ये पूरी रूप से तैयार हो जाते हैं या पूरी रूप से तोड़ दिए जाते हैं तो ये कहाँ चले जाते हैं, छोटी आंत में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर इसके बाद में स्मॉल इंस्टेटाइन क्या करता है ये आपको बताना है, क्योंकि क्वेश्चन आप जब ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन को आपको समझना होगा कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है और हमें उनको समझाना क्या है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या हो रहा है आपका जो है छोटी आंत जो है ये ड्यूरोडियम इज द फर्स्ट सेगमेंट, यहाँ से पढ़ लेते हैं। मेड अप ऑफ थ्री सेगमेंट्स, यानी कि स्मॉल स्टेंटाइन यानी कि छोटी आंत जो है थ्री सेगमेंट का बना होता है, जिसमें प्योरडियम होता है और जेलियम होता है और इसके बाद में एलियम होता है। ये तीन चीज़ों से बना होता है। और इसमें द स्मॉल इंस्टेटाइन इज ए 22 फुट लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट ब्रेक्स डाउन फूड यूजिंग एंजाइम्स रिलीज्ड बाय द पेनक्रियाज एंड बाइल फ्रॉम द लीवर। लीवर के द्वारा पेनक्रियाज और बाइल जूस के द्वारा जो है ये फूड को छोटा टुकड़े में जो है कन्वर्ट कर देता है। और इसकी जो लंबाई है लगभग 22 फुट की होती है। और इसके बाद में हम आगे और बता सकते हैं जो आपका डिओडियम है इज़ द फर्स्ट सेगमेंट स्मॉल स्टेंटाइन का, ये फर्स्ट सेगमेंट होता है। और ये जो है लार्जली रिस्पॉन्सिबल होता है कंटिन्यूस ब्रेकडाउन ऑफ प्रोसेस। ये जो है डोरडियम ये है कंटिन्यूस ब्रेकडाउन करता है जो भी भोजन है उसका। उसके बाद जेलियम और इलियम जो है ये लोअर टाइप में होते हैं इंसेटाइन के, और ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्ब के लिए। एब्जॉर्ब मतलब कि ये जो है उसको शोषण कर लेते हैं, जो भी उसने तोड़ा है उसमें से जो काम की चीज़ें हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और उसको जो है खून के अंदर प्रवाह कर देते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर भेज देते हैं। वंस द न्यूट्रिएंट्स हैव बीन एब्जॉर्ब्ड, एक बार जब ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, द लेफ्ट ओवर फूड रेजिड्यू लिक्विड हैज़ पास थ्रू द स्मॉल इंस्टेटाइन, उसके बाद में जो बचा हुआ फूड है वो स्मॉल इंस्टेटाइन से पास हो जाता है और मूव कर जाता है वो लार्ज इंस्टेटाइन में, यानी बड़ी आंत में चला जाता है। तो इस तरह से हमने दोनों का फंक्शंस को समझा दिया। ये डायग्राम बनाना है, स्टोमक का कार्य बताना है, उसके बाद में स्मॉल इंस्टेटाइन का बता देना है, और इस तरह से ये प्रोसेस को लिख देना है। इसके बाद में और पार्ट जो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स का क्या मतलब होता है, तो ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स refers to the movement of water and mineral from the roots टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि प्लांट के अंदर जो भी मिनरल्स है वाटर्स हैं वो सभी प्लांट के हिस्से में चले जाएं, इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू द एंटायर प्लांट। और जो है इसमें सभी पत्तियों द्वारा जो है भोजन जो तैयार किया गया है उसको पूरी तरह से सभी जगह पे शामिल किया जाता है, यानी कि सभी जगह पे जो है पहुंचाया जाता है, ये भी इसमें शामिल होता है ट्रांसपोर्टेशन में। और ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट, इसके जो है तीन लेवल्स होते हैं जिसको हम डिफ्यूज़न के नाम से और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के नाम से और एक्टिवेट ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप लिख दोगे तो एग्जामिनर जो है आपका खुश हो जाएगा। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेड फूड जो है वो प्लांट में कैसे चलता है ये आपको बताना है। तो फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फोलियम इन द, या इसको हम बोलते हैं फोलियम इन द प्लांट्स। तो फोलियम जो है
या फ्लोएम जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है आपके फूड्स को प्लांट के अंदर, और इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस द एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज यूटिलाइज्ड टू क्रिएट osmotic pressure that helps in transporting the food from the higher concentration to the lower concentration। यहाँ पे जो है एटीपी हेल्प करता है इस पूरे फूड को जो है ट्रांसपोर्ट करने में। जो है ऑस्मेटिक प्रेशर जो है आपका जहाँ पर हायर होता है वहाँ से ये लोअर की तरफ जो है मूव करता है। उसके अलावा जो है वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे टेक प्लेस करता है, तो वाटर ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिव टिश्यू। कंडक्टिव टिश्यू के द्वारा जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और वर्कुलर सिस्टम में इसको जो है इसका जो है इंडिविजुअल जो है आपके सेल्स जो हैं वो जो है इसको वस्कुलर सिस्टम में प्रोवाइड करते हैं या फिर इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। और वाटर मूव्स होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ में, और एंटर करता है ये रूट्स में, रूट्स के जो जड़ें हैं उसके अंदर, और जाइलम के थ्रू जो है एंटायर जो है आपका सिम्प्लास्ट है उसके पाथवे में ये चला जाता है। ठीक है, और दिस हाउ द वाटर इज कैरीज फ्रॉम द रूट्स टू द स्टीम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लाम। इसी तरह से जो वाटर जो है इन्हीं सभी प्रोसेस के द्वारा जो है स्टीम में जाता है, जड़ों में जाता है, और अदर प्लांट्स में चला जाता है। उसके बाद में इसमें लास्ट आपका पूछा गया है मिनरल ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स। तो मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो इन प्लांट्स मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम सेल्स। तो जाइलम सेल्स के द्वारा जो है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, और फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स। ये क्या है, जाइलम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सॉइल से जो मिनरल्स को लीव्स में पहुंचाने के लिए, और मिनरल साल्ट्स इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द प्लांट्स थ्रू द रूट्स। और जो मिनरल के जितने भी साल्ट्स हैं जो भी आपके, वो सारे के सारे जो है सॉइल के द्वारा जो है ये प्लांट्स के रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। देन दीज आर ट्रांसलोकेटेड अपवर्ड्स अलोंग विद द वाटर वाया जाइलम। और इस जाइलम के साथ में वाटर के साथ में जो ऊपर के पार्ट्स है, क्योंकि ये जड़ों के साथ में जा रहे हैं, रूट्स के साथ में लिए जाते हैं, लेकिन ये जो रूट्स के द्वारा जो है धीरे धीरे वाटर के साथ में और जाइलम के थ्रू जो है इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं अपर पार्ट में, जो ऊपरी पार्ट है। तो इस तरह से जो आपने देखा ये साइंस का पूरा कंप्लीट इंग्लिश वर्जन सॉल्यूशन था। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से समझा होगा, हर चीज़ को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो इस एक्सप्लेनेशन को आप आसानी से समझ सकते हैं। एक बार इस वीडियो को प्यार से, ध्यान से और शांतिपूर्वक वीडियो को पॉज करके एक एक स्टेप को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ जो है इसमें मिल जाएगा। और एंड स्क्रीन पे जो ये आपका प्ले लिस्ट आ रहा है इसको भी आप चेक कर लें, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।